ज्वार भाटा की 2 क्लासें हम ले चुके हैं और 2 क्लासेज में हमने पढ़ा कि ज्वार भाटा क्या है, और फिर हमने देखा था कि ज्वार भाटा उत्पत्ति के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। इसमें हमने बताया था चंद्रमा का कर्षण बल, सूर्य का कर्षण बल, अपकेंद्रीय बल और गुरुत्वीय जो कॉमन ग्रेविटी सेंटर है पृथ्वी का, उभय गुरुत्व केंद्र, इन 4 कारणों पे हमने चर्चा किया था कि ये क्या हैं और कैसे कार्य करते हैं। इसके बाद हमने आपसे बात किया था कि कितनी स्थितियां होती हैं सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की, जिसमें हमने एक सिजगी की चर्चा की थी। सिजगी में 2 स्थितियां हमने बताई थी आपको, एक तो पूर्णिमा की और एक अमावस्या की। इसमें भी अमावस्या को सबसे उच्च ज्वार होता है और सिजगी के दौरान पूर्णिमा को भी उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, लेकिन अमावस्या को उससे भी कहीं ज़्यादा उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। कारण हमने बताया था कि सूर्य, चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो जाते हैं, एक तरफ हो जाते हैं, और पृथ्वी एक साइड हो जाती है, और कर्षण बल दोनों का एक साथ कार्य करता है। तो इसलिए ऐसा होता है कि ज़्यादा उच्च ज्वार अमावस्या को उत्पन्न होती है। पूर्णिमा को चूँकि अपोजिशन की स्थिति होती है, एक तरफ सूर्य और एक तरफ चंद्रमा, तो चंद्रमा की ओर उच्च ज्वार और सूर्य की तरफ निम्न ज्वार या लघु ज्वार उत्पन्न होता है। इस पे हमने बात कर लिया था। इसके बाद में हमने बात किया था कि ज्वार केंद्र क्या होता है, एम्फीड्रोमिक पॉइंट, और उसके बाद में हमने बात की थी कि जो समज्वारीय रेखा है वो क्या है। आज हमें चर्चा करना है कि ज्वार के प्रकार क्या हैं। ज्वार के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे ऊंचाई के आधार पे ज्वार के प्रकार क्या होते हैं। ऊंचाई के आधार पर ज्वार के प्रकार, और फिर ज्वार भाटा से संबंधित 2-3 सिद्धांतों पे भी हम चर्चा कर लेंगे, जो कि एग्ज़ाम में कभी कभी मिलाने के लिए आ जाते हैं, प्रीलिम्स में और मेंस में एक्सप्लेनेशन के लिए छोटे सवालों में वो दे दिए जाते हैं कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी फलाने नियम का, इस नियम का या सिद्धांत की चर्चा कीजिए। तो 2-3 सिद्धांतों पर हम चर्चा कर लेंगे। हैं तो ऐसे बहुत सारे सिद्धांत, लेकिन सबको जानना इतना ज़रूरी नहीं है। जैसे न्यूटन है, इनका सिद्धांत जानना ज़रूरी है क्योंकि इनका सिद्धांत काफ़ी प्रासंगिक है ज्वार भाटा की उत्पत्ति के लिए। तो ऐसे 2 से 3 सिद्धांतों पर चर्चा कर लेंगे तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ज्वार उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत पर एक चर्चा होगा। और एक तीसरे पॉइंट में हम चर्चा करेंगे कि कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि किसी पर्टिकुलर स्थान पे 24 घंटे में कितने ज्वार आ सकते हैं, या किसी एक बिंदु पर दूसरा उच्च ज्वार कितने घंटे बाद रिपीट होगा, या दैनिक ज्वार क्या है, और ज्वार भाटा में इन दोनों में कितने घंटे का अंतर होता है। ये भी सवाल खूब पूछे जाते हैं। तो इस पे भी हम थोड़ा सा फैक्चुअल है, लास्ट में इस पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा आप कर लीजिए, महत्वपूर्ण बिंदु। इन 3 हिस्सों पर हम 4 हिस्सों पर आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं उत्पत्ति के आधार पे ज्वार के प्रकार की, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और या फिर मैं यहाँ पे नोट करके ही बताऊँगा। इन 4 टॉपिक्स को हमें आज चर्चा करना है। क्लास थोड़ा सा लंबी जा रही है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लास है, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। और छोटी क्लासेज हैं इसलिए ये थोड़ी सी लंबी हो गई। अगर यही 3 घंटे की क्लास होती तो शायद एक ही क्लास में पूरा चैप्टर समेट लेते, लेकिन छोटी छोटी क्लासेज रहती हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें। तो क्लासों की संख्या बढ़ेगी, टाइम ड्यूरेशन नहीं, ठीक है।
तो उत्पत्ति के आधार पे हम ज्वार देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। इसमें जो एक सबसे बड़ा ज्वार होता है जिसे उच्च ज्वार या हाई टाइड या स्प्रिंग टाइड कहते हैं। तो ज्वार का एक प्रकार तो है हाई टाइड या स्प्रिंग टाइड, ये नाम भी एग्जाम में आता है स्प्रिंग टाइड, इसे उच्च ज्वार हिंदी में बोलते हैं, उच्च ज्वार। अब मैंने आपको बताया है कि सिजगी के समय, सिजगी के टाइम पे ये उच्च ज्वार की उत्पत्ति होती है। अब सिजगी की स्थिति क्या है पिछली क्लास में आप लोग देखिएगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सिजगी का मतलब होता है कि जब किसी 3 आकाशीय पिंडों का एक सीधी रेखा में होना ही सिजगी की स्थिति होती है। यहाँ पे जब सिजगी की बात की जाए तो एक तो हो गया सन, एक हो गया अर्थ और एक हो गया मून, ये तीनों एक सीधी रेखा में हैं, ठीक है। तो इस समय तो चूँकि चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होता है तो इस साइड में उच्च ज्वार उत्पन्न होगा और यहाँ पे निम्न ज्वार होगा। एक स्थिति तो हो गई ये, क्योंकि 3 पिंड हैं, 3 के तीनों एक सीधी रेखा में हैं, तो ये सिजगी की स्थिति हो गई। और इसी स्थिति को क्या बोलते हैं हम? पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के टाइम एक तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है और दूसरा सिजगी का जो स्थिति होगा वो सन, मून और अर्थ, इस समय भी तीनों एक सीधी रेखा में हैं। सिजगी की परिभाषा को पूरा करते हैं ये। अब ये मून यहाँ कैसे आया भाई? मून जो है ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ से घूमते घूमते फाइनली ये यहाँ पे आएगा ही, तो यहीं पे है। इस स्थिति में भी उच्च ज्वार उत्पन्न होगा, लेकिन इस स्थिति में और भी ज़्यादा उच्च ज्वार उत्पन्न होगा, हाई टाइड और भी ज़्यादा उच्च होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पिछली क्लास में चर्चा किया था कि जब चंद्रमा और सूर्य एक साइड हो जाते हैं और पृथ्वी एक साइड हो जाती है तो चंद्रमा का कर्षण बल और सूर्य का कर्षण बल ये दोनों एक साथ मिल करके तब ज्वार की उत्पत्ति को परिणाम देते हैं। तो इस समय ज्वार ज़्यादा उत्पन्न होगा, ज़्यादा ऊंचा होगा। तो यहाँ पे ज्वार जो है पृथ्वी पर ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है, ज़्यादा ऊंचाई तक जा रहा है, इसके अपोजिट में निम्न ज्वार ही उत्पन्न होगा। तो ये हाई टाइड जो है या स्प्रिंग टाइड या उच्च ज्वार सिजगी की स्थिति में उत्पन्न होता है। ये 2 कंडीशंस होते हैं जब उच्च ज्वार की उत्पत्ति होती है। एक तो होता है पूर्णिमा, अब ये स्थिति जो है इसे अमावस्या की स्थिति होगी, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले क्या कि दीपावली के आसपास 1-2 दिन आगे पीछे अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगा था, इसी दीपावली को, ठीक है। ये तो हो गया उच्च ज्वार। दूसरा जो है प्रकार वो लो टाइड या निम्न ज्वार। उत्पत्ति के आधार पे हो रहा है या निम्न ज्वार। अब निम्न ज्वार कब होगा? जब भी कभी उच्च ज्वार उत्पन्न होगा। 2 जगह पे आपको निम्न ज्वार मिलेगा। जब कभी उच्च ज्वार उत्पन्न होगा तो उसके अपोजिट में निम्न ज्वार एक हमेशा होगा, और या तो क्वाड्रेचर के दौरान, चतुर्थांश के दौरान मैंने बताया है आपको कि 4 निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये कब होगा? तो आप लिख लीजिए उच्च ज्वार के विपरीत, यानी यहाँ दोनों जगहों पर होगा। एक तरफ इधर हो रहा है निम्न ज्वार और एक यहाँ पे हो रहा है। और दूसरा कंडीशन होगा चतुर्थांश का। चतुर्थांश का मतलब हुआ क्वाड्रेचर की स्थिति, ठीक है। चतुर्थांश के दौरान 4 उच्च ज्वार का निर्माण होता है, और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि 4 उच्च ज्वार होते हैं, ठीक है। अब ऐसे ज्वार कब उत्पन्न होंगे? लो टाइड कब होगा? ये जो क्वाड्रेचर है इसके बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पर मून है। तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया, और यही तो चतुर्थांश में बताया गया था आपको। तो
एक उच्च ज्वार एक निम्न ज्वार इधर उत्पन्न होगा। ऐसा कारण क्या है कि सूर्य बहुत दूरी पर है, इसलिए सूर्य के लिए यहाँ पे निम्न ज्वार उत्पन्न हो रहा है। लेकिन इसके अपोजिट अब केंद्रीय बल कार्य करता है और अब केंद्रीय बल के कारण एक ज्वार होगा। चंद्रमा इसके नज़दीक है तो यहाँ भी एक निम्न ज्वार ही होगा। कारण क्या है कि सूर्य के कारण से भी इसके कर्षण बल के कारण भी एक निम्न ज्वार बन रहा है। जो यहाँ पे उच्च ज्वार था अब ये 4 निम्न ज्वार में बट जाएगा। अब ये चंद्रमा घूम करके इधर भी आएगा तो एक स्थिति ये हो जाएगी लो टाइड की। तो जब एक साथ पृथ्वी पर 4 ज्वार उत्पन्न होते हैं ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? क्वाड्रेचर या चतुर्थांश की स्थिति। ये जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी कब होंगे? 90 डिग्री पर होंगे तब। ठीक है, ये स्थिति तब आएगी जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा 90 डिग्री पर होंगे तब। और ऐसी स्थिति में नीचा ज्वार या निम्न ज्वार या लो टाइड की उत्पत्ति होगी। ठीक है, ये 2 प्रकार हो गए। देखिए मैं तुरंत मिटा देता हूँ इसलिए क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन है वीडियो को पॉज करने का। ठीक है, तो जो चित्र समझ में ना आए या फिर आपको लगता है कि नहीं उसे कॉपी में उतारना चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसको कॉपी कर लिया करिए। ठीक है, अब एक तीसरा प्रकार जो है वो है डेली टाइड का। देखिए डेली टाइड का मतलब हुआ 24 घंटे का। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। ये तीसरा प्रकार है इसका। 2 प्रकार में हमने देखा कि एक 90 डिग्री पे जब सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा होते हैं तब लो टाइड बनता है। एक सिजगी की स्थिति होती है जब हाई टाइड का निर्माण होता है। तीसरी स्थिति क्या है? डेली टाइड। ठीक है, यानी जो दैनिक ज्वार होता है। दैनिक ज्वार कब होगा? एक दैनिक ज्वार का मतलब हुआ कि दिन में एक ज्वार जो आता है उसे दैनिक ज्वार बोलते हैं। किसी एक ज्वार को आप पकड़िए और वो दिन में एक ही बार रिपीट होता हो। इसका मतलब हुआ एक ज्वार जो अभी आया है 24 घंटे बाद उसी पॉइंट पे ज्वार आना चाहिए, तब वो होगा दैनिक ज्वार। एक बार पृथ्वी अपना चक्कर लगा ले अपने अक्ष पे, उसके बाद जो ज्वार उत्पन्न होगा वो होगा दैनिक ज्वार। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए चित्र के माध्यम से। जैसे ये पृथ्वी है और यहाँ पर चंद्रमा है, तो निश्चित रूप से इस जगह पर उच्च ज्वार होगा एक। इसको मान लीजिए कि ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे एक उच्च ज्वार उत्पन्न हुआ। ठीक है, ये ए पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पे आप लिखिए। दैनिक ज्वार यानी दिन में एक ज्वार। तो अब अगर एक ज्वार यहाँ उत्पन्न हो गया अभी, तो अगले दिन अगली बार ये ए पॉइंट जो होगा, ये जब पृथ्वी एक चक्कर घूम लेगी अपना, तभी तो एक दिन होगा 24 घंटे का। तो 24 घंटे बाद फिर से इसी ए पॉइंट पे ज्वार उत्पन्न होना चाहिए और होता भी है। लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है, ये 24 घंटे की बजाय कितना होगा? 24 घंटे 50 मिनट। 50 मिनट या 52 मिनट भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। 24 घंटे 50 मिनट पर क्यों दैनिक ज्वार आएगा दूसरा? एक दैनिक ज्वार के बाद दूसरा दैनिक ज्वार 24 घंटे 50 मिनट के बाद उत्पन्न होता है। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक बार घूम ले रही है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पे खड़ा थोड़ी ना रहेगा। भाई मान लीजिए कि ए पॉइंट ने कहा चंद्रमा से कि देखिए मैं थोड़ी ही देर में यानी 24 घंटे में लौट के फिर आऊँगा, आप यहीं पे रुकिए।
चंद्रमा ने कहा ठीक है मैं रुका हूँ। लेकिन जब पृथ्वी घूम रही थी इसी दौरान चंद्रमा को पता चला कि भाई मुझे भी तो पृथ्वी का 1 महीने में एक चक्कर लगा लेना है ना, वादा तो कर लिया कि नहीं मैं यहीं पे मिलूँगा। लेकिन बाद में उसे याद आया कि नहीं मुझे भी 1 महीने में एक चक्कर लगाना है पृथ्वी का। तो वो थोड़ा सा क्या होगा, अब चंद्रमा थोड़ा सा आगे चला आया यहाँ पे। ये दूरी लगभग 50 मिनट में पृथ्वी क्या करेगी, तय कर पाएगी। अब आमतौर पे यहाँ तक पहुँचने में तो पृथ्वी को कितना समय लगेगा, 24 घंटे का। लेकिन अब ये चंद्रमा यहाँ नहीं है बल्कि यहाँ पहुँच गया है। क्यों? क्योंकि इसको भी तो चक्कर लगाना है पृथ्वी का। और जब ये यहाँ पहुँच गया तो अब दूसरा उच्च, इसके सामने जो दूसरा ज्वार उत्पन्न होगा वो यहाँ पे होगा। अब ए पॉइंट जब यहाँ पहुँचा 24 घंटे में तो इसको खबर मिला कि चंद्रमा थोड़ा आगे चला गया है। तो पृथ्वी को 50 मिनट और लगा उस जगह तक ए पॉइंट को पहुँचाने के लिए। यानी अब ए पॉइंट यहाँ पहुँचा कितनी देर में, 24 घंटे 50 मिनट। ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये सवाल बनता है कि एक दैनिक ज्वार के बाद दूसरा दैनिक ज्वार उसी बिंदु पर कितने घंटे बाद रिपीट होगा। तो जवाब होगा आपका 24 घंटे 50 मिनट बाद। इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है, अगर आप सब्जेक्ट से ज्योग्राफी से आप अगर इंटरव्यू देने गए हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि एक दैनिक ज्वार के बाद दूसरा दैनिक ज्वार उसी पॉइंट पे कितने घंटे बाद आएगा। तो गलती से आप ये मत लॉजिक लगाइएगा कि पृथ्वी एक दिन में यानी 24 घंटे में घूम लेती है पूरा चक्कर, तो उसी पॉइंट पे 24 घंटे में ज्वार आएगा। श्योर है कि आप सही हैं, लेकिन तब तक आपको चंद्रमा को भी ध्यान में रखना है। और अब चंद्रमा थोड़ा सा पृथ्वी का चूँकि चक्कर लगा रहा है तो थोड़ा सा वो भी आगे बढ़ गया है। तो अब उसके सामने पहुंचाने में उसको 50 मिनट, पृथ्वी को 50 मिनट का समय और चाहिए, तब वो यहाँ पे चंद्रमा के सामने पहुँच पाएगा। ठीक है। तो अब आपका जवाब होगा 24 घंटे 50 मिनट। ठीक। ये है डेली टाइड। इस चित्र को आप बना लीजिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगला प्रकार जो है ये तो हो गया दैनिक ज्वार। जो चौथा प्रकार है इसका वो होगा सेमी डेली टाइड। यानी अर्ध दैनिक ज्वार। अर्ध दैनिक ज्वार देखिए, इसको ऐसे रहने देते हैं, थोड़ा सा एक बार दोबारा बना लेते हैं, इसको मिटा दूँ। अर्ध दैनिक ज्वार का मतलब हो गया कि दैनिक ज्वार का आधा। ठीक है। यहाँ पे जब अर्थ है और यहाँ पर मून है, चंद्रमा है, तो यहाँ पे हाई टाइड होगा और आपको बताया गया है कि इसके अपोजिट लो टाइड होगा। क्यों? क्योंकि अब केंद्रीय बल यहाँ पे प्रभावी होगा। तो जब यहाँ पे लो टाइड बनेगा, यहाँ पे हाई टाइड बना है, तो अब बताइए कि दैनिक ज्वार तो ये हो गया पॉइंट नंबर ए, और इसके अपोजिट जो ज्वार बना उसे पॉइंट नंबर बी मान लीजिए। सवाल कह रहा है, प्रकार कह रहा है अर्ध दैनिक ज्वार, यानी कि 24 घंटे में एक दैनिक ज्वार होगा। अर्ध दैनिक ज्वार का मतलब हो गया कि अब 24 घंटे में 2 ज्वार होगा, तो वो आधा हो जाएगा। एक दैनिक ज्वार का आधा, और एक दैनिक ज्वार 24 घंटे 50 मिनट का होता है, तो उसका आधा 12 घंटे 25 मिनट का अर्ध दैनिक ज्वार होगा। ठीक है। तो दैनिक ज्वार जो है ये 24 घंटे 50 मिनट का है, और अर्ध दैनिक ज्वार 12 घंटे 25 मिनट। वो कैसे? ये पृथ्वी एक चक्कर ऐसे घूमेगी, ऐसे एक चक्कर लगाएगी। ए पॉइंट जो यहाँ पर है, इस ए पॉइंट को दोबारा घूम करके चंद्रमा के सामने आने में कितना समय लगेगा? 24 घंटे 50 मिनट।
लेकिन ये जो बी पॉइंट है ये तो है ना नज़दीक में थोड़ा, इसलिए तो घूम करके 12 घंटे में ही आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन चंद्रमा तब तक 50 मिनट आगे ना जा करके 12 घंटे में 25 मिनट आगे जाएगा। भाई अगर ए पॉइंट यहाँ घूम कर आएगा तो इसको 50 मिनट और आगे जा चुका है चंद्रमा। लेकिन अगर बी पॉइंट को आना हुआ तो बी पॉइंट तो आधे समय में ही आ जाएगा, तो चंद्रमा ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा बल्कि 25 मिनट ही आगे बढ़ेगा। तो अब बी पॉइंट पे जो उच्च ज्वार उत्पन्न होगा वो कितने घंटे का होना चाहिए? 12 घंटे 25 मिनट का, क्योंकि बी पॉइंट को यहाँ पहुँचने में 12 घंटे 25 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। और ए पॉइंट को यहाँ पहुँचने में चंद्रमा के सामने कितना समय लगेगा? 24 घंटे 50 मिनट का। बात समझ में आ गई? फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सवाल बनते हैं और कन्फ्यूजन की दुकान है ये, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ये ए पॉइंट पे दोबारा ज्वार कब आएगा? जब ये पृथ्वी एक चक्कर लगा लेगी और फिर ए पॉइंट को यहाँ पर लाके टिकाएगी, तभी तो दोबारा ज्वार आएगा, क्योंकि चंद्रमा तो यहाँ पर है। लेकिन जब तक ये ए पॉइंट इधर घूमकर दोबारा अपने मूल स्थान पे पहुँचेगा तब तक चंद्रमा 50 मिनट आगे बढ़ चुका है, ठीक है। अब मून यहाँ पर है, तो अगला ज्वार या अब इस ए पॉइंट को इसके सामने आना है अगर चंद्रमा के सामने, तो 50 मिनट पृथ्वी और मूव करे। अब इसी को आप ए पॉइंट को छोड़ दीजिए, बी पॉइंट को पकड़िए। बी पॉइंट इसके जस्ट अपोजिट है। अब इसको चंद्रमा के सामने पहुंचना है, तो जब चंद्रमा यहाँ पर था, यहाँ पर, तभी बी पॉइंट यहाँ पहुँच गया 12 घंटे में ही। पता लगा कि बी पॉइंट से किसी ने कहा कि भाई चंद्रमा थोड़ा आगे गया है, तो इसने कहा कितनी दूर गया होगा? उसने कहा तुम अभी पीछे ही थे ना जब यहाँ पे उच्च ज्वार आया था। तो बी पॉइंट ने कहा हाँ मैं पीछे ज्वार बन के बैठा था, निम्न ज्वार बन के। उन्होंने कहा कि तो चंद्रमा 20-25 मिनट आगे गया होगा अभी, क्योंकि अगर ए पॉइंट दोबारा घूमकर यहाँ आएगा तो 50 मिनट तब तक चंद्रमा आगे बढ़ चुका है, लेकिन बी पॉइंट को यहाँ घूमकर आने में आधा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि बी पॉइंट तो जस्ट इसके अपोजिट ही बैठा है, ये घूमकर यहाँ पहुँचने में 12 घंटे 25 मिनट में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अब इस ये जो है यहाँ पर बी पॉइंट पे ज्वार उत्पन्न होगा कितने समय में? 12 घंटे 25 मिनट में, ठीक है। इसको भी आप बना लीजिए कॉपी में। हो गए, तो इसे मिटा दे रहे हैं। ये तो था सेमी डेलीटाइड जो है अर्धदैनिक ज्वार, ये चौथा प्रकार है उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है। पांचवा प्रकार है एपोजी, इसी को बोलते हैं अपभू। अपभू। और छठा प्रकार है पेरिजी, इसे बोलते हैं उपभू। इस शब्द को समझ लीजिए पहले। अपभू, भू शब्द जो अक्षर यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये पृथ्वी को बताता है, ठीक है। ये जो भू जुड़ा हुआ है ये पृथ्वी की बात करता है। अपभू और उपभू दो स्थितियां होती हैं पृथ्वी और चंद्रमा के संदर्भ में। खासकर इनकी दूरी को लेकर के जब बात आती है तो ये होता है कि अपभू और उपभू में, तो जो उपभू है वो पृथ्वी से नज़दीक की स्थिति बताता है, ठीक है। तो जो उपभू है ये पृथ्वी से नज़दीक की स्थिति बताता है, और जो अपभू है वो पृथ्वी से चंद्रमा की मैक्सिमम दूरी को दर्शाता है।
यहाँ ज्वार लिख लीजिए आप, अपभू ज्वार और उपभू ज्वार। देखिए एक चित्र के माध्यम से इसको समझना आसान हो जाएगा। यहाँ पर सन है और सन का चक्कर लगा रही है पृथ्वी यानी अर्थ, और अर्थ का चक्कर लगा रहा है कौन? मून। और मून पृथ्वी का चक्कर ऐसे लगा रहा है। ठीक है, एक समय जब आता है कि मून पृथ्वी के यहाँ होता है और एक समय आता है कि यहाँ पर होता है। आप ध्यान से देखें तो एक समय पृथ्वी के नज़दीक है चंद्रमा और एक समय पृथ्वी से दूर है चंद्रमा। तो जब पृथ्वी से चंद्रमा नज़दीक है तब कितनी दूरी है? इतनी दूरी है। ठीक है, 3,56,000 किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी की, जब पृथ्वी से चंद्रमा नज़दीक है। इसको ना बनाएं। अब ये नज़दीक वाली स्थिति क्या कहलाएगी? इस चित्र को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा क्योंकि आगे चल करके इसकी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, ये पेरजी की स्थिति होगी यानी उपभू का कंडीशन है ये। उपभू या पेरजी। इस समय जब पृथ्वी चंद्रमा से नज़दीक है या चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक है तो कैसा ज्वार उत्पन्न होगा? उच्च ज्वार उत्पन्न होगा। और चूंकि चंद्रमा और यहाँ सूर्य भी है, यही वो कंडीशन होगा जब अमावस्या की स्थिति होगी और इस समय पृथ्वी पर सबसे उच्च ज्वार उत्पन्न होगा। इसे सिजगी की स्थिति भी कह सकते हैं आप कि अब ये कंडीशन जो है ये सिजगी की स्थिति है। लेकिन हम यहाँ पे चंद्रमा, अगर सूर्य यहाँ ना हो, चंद्रमा यहाँ पर ना हो करके यहाँ पर नज़दीक आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये यहाँ पर चंद्रमा है तब भी चंद्रमा के नज़दीक की स्थिति बनेगी। ये ध्यान में नहीं रखना है कि ये तीनों के तीनों सीध रेखा में हों। आपको ध्यान में ये रखना है कि पृथ्वी से चंद्रमा नज़दीक है कि पृथ्वी से चंद्रमा दूर है। ठीक है, इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है इसमें। दूसरी कंडीशन क्या है कि पृथ्वी अब चंद्रमा से दूर है, तो कितनी दूर है? इतनी दूर है, यानी 4,70,000 किलोमीटर और यहाँ 3,56,000 किलोमीटर है। तो ये जब दूर हो गया चंद्रमा तो कैसा ज्वार उत्पन्न होगा? इसकी अपेक्षा नीचा ज्वार होगा। और ये कंडीशन कौन सी होगी? एपोजी की स्थिति होगी, यानी इसे अपभू कहेंगे। ठीक है, ये अपभू की स्थिति है। एपोजी अपभू ज्वार और पेरेजी यानी उपभू ज्वार। आप ध्यान में ये रखिएगा कि चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक कब होता है? उपभू के दौरान। देखिए अभी आपको पेरिहेलियन और अफेलियन की स्थिति बताई जाएगी, अपसौर और उपसौर। दो कंडीशन ये भी आपको सामने आएगा। तो जहाँ सौर शब्द जुड़ जाए वो सूर्य को संदर्भित करता है और जहाँ पे भू शब्द जुड़ जाए वो पृथ्वी को संदर्भित करता है। ये क्लियर रखिएगा अपने अंदर। भू का मतलब हो गया पृथ्वी और सौर का मतलब सूर्य हो गया। एग्जाम में इन सब पॉइंट्स पे खूब क्वेश्चंस बनते हैं। एक तरफ से पीजीटी के एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा था 10 से 12 क्वेश्चन इससे मिले हैं। यूपीएससी भी यहाँ पे क्वेश्चन ठीक ठाक बनाती है, प्रीलिम्स और मेंस में भी, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो समझ में थोड़ा देर से आते हैं और ख़ासकर शब्दों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी शब्दों को भी ध्यान में रखिए आप, और इस बात को भी कि जब सौर, उपसौर और अपसौर होता है यानी अफेलियन और पेरिहेलियन, एपोजी और पेरेजी जब होता है तो यहाँ पे ये डिफरेंस आप कर लें कि ये पृथ्वी के संदर्भ में है और वहाँ पे जब सौर शब्द आएगा अपसौर या उपसौर तो वो किसके संदर्भ में होगा? सूर्य के संदर्भ में। तो ये अभी मैं आपसे आगे इसकी चर्चा करेंगे।
एक बार ये चर्चा में और आएगा। तो अभी इसको आप बना लीजिए ऐसे। यहाँ पे ये 4,70,000 ही होगा, ठीक है, 4,07,000, सॉरी। हो गया, तो इसको मिटा रहे हैं। ये तो हो गया पांचवा और छठा प्रकार। अब देखते हैं सातवां और आठवां प्रकार क्या है। सातवां प्रकार है इक्वेटोरियल टाइड। यानी भूमध्य रेखीय ज्वार। और आठवां प्रकार है ट्रॉपिकल टाइड। यानी उष्णकटिबंधीय या कटिबंधीय ज्वार कहते हैं इसे। ये क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन दोनों में जब कभी तुलना की बात आए तो ये अधिक ऊंचा होगा। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों होगा। अधिक ऊंचा ज्वार किसकी अपेक्षा, कटिबंधीय ज्वार की अपेक्षा। ठीक है, ये ट्रॉपिकल ज्वार, भूमध्य रेखीय ज्वार और कटिबंधीय ज्वार क्या है। भूमध्य रेखीय ज्वार का मतलब हो गया कि जो इक्वेटर है, विषुवत रेखा जो है, उसके ऊपर से जब कभी चंद्रमा गुजरेगा तो वहाँ पे जो ज्वार उत्पन्न होगा, ये ट्रॉपिकल जो ये भूमध्य रेखीय ज्वार उसे कहेंगे जो भूमध्य रेखा पे आता है। ट्रॉपिकल ज्वार वो होगा जो कर्क और मकर रेखा के सहारे आता है, यानी उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में जो ज्वार उत्पन्न होगा। इन दोनों ज्वार में सबसे उच्च ज्वार होगा भूमध्य रेखीय ज्वार होगा। क्यों होगा, देखिए पृथ्वी गोल है, यहाँ पे मेरे पास चंद्रमा नहीं है फिलहाल। पृथ्वी पर आप देखेंगे कि चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है तो चंद्रमा का चक्कर ऐसे लगता है, ऐसे, यानी वो विषुवत रेखा पर या पृथ्वी के समांतर ऐसे नहीं घूम रहा है, क्योंकि पृथ्वी भी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लगभग 5.5 डिग्री झुकाव है चंद्रमा का, 5 या 5.5 डिग्री के आसपास। दोनों मिलाकर 28 डिग्री के आसपास इनका झुकाव हो जाता है, 28.5 डिग्री। तो जब 28 डिग्री झुकाव हो जाएगा तो सीधा वो विषुवत रेखा को फॉलो ना कर करके विषुवत रेखा से 28.5 डिग्री नीचे जा करके वो फॉलो करेगा। यानी अब जो चंद्रमा है वो ऐसे चलेगा, ऐसे। और जब चंद्रमा ऐसे करेगा तो पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर कभी कभार ही पहुंचेगा वो, महीने में एक आध बार, क्योंकि एक बार ही वो चक्कर लगा सकता है पृथ्वी का एक महीने में। तो एक बार यहाँ आया विषुवत रेखा पे, फिर ऐसे घूम करके जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ भी विषुवत रेखा पहुँचा। महीने में 2 बार विषुवत रेखा को वो पार करेगा। जिस समय विषुवत रेखा को चंद्रमा छू रहा है, पार कर रहा है, उस समय विषुवत रेखा पे ज्वार उत्पन्न होगा, जो भी महासागर है। अब फिर विषुवत रेखा क्रॉस करते ही वो कटिबंध में आएगा, तो कटिबंध में भी ज्वार उत्पन्न होगा। इसका मतलब है कि अब यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि विषुवत रेखा का ज्वार यानी भूमध्य रेखा का ज्वार कटिबंध की अपेक्षा क्या होगा, अधिक ऊंचा होगा। कैसे होगा, चंद्रमा ऐसे है तो बताइए चंद्रमा के नज़दीक कौन सा हिस्सा है पृथ्वी का सबसे ज़्यादा, तो विषुवत रेखा वाला हिस्सा ही है पृथ्वी का, चंद्रमा के नज़दीक।
तो जब चंद्रमा के नज़दीक विषुवत रेखा वाला हिस्सा है तो सबसे उच्च ज्वार, सबसे ज़्यादा कर्षण बल चंद्रमा का इसी हिस्से पे तो लगेगा, तो उच्च ज्वार उत्पन्न होगा, अधिक उच्च ज्वार। फिर जैसे ये कटबंध में पहुंचेगा तो पृथ्वी फिर सिकुड़ रही है ऊपर की तरफ, तो अब ये दूरी बढ़ गई है, तो विषुवत रेखा की अपेक्षा कटबंध वाले में निम्न ज्वार हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कारण है कि विषुवत रेखा पर अपकेंद्रीय बल भी ज़्यादा प्रभावी होता है, इस वजह से भी यहाँ पे उच्च ज्वार हो जाएगा, क्योंकि विषुवत रेखा पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है। तो इस स्टेटमेंट को भी लिख लीजिए, यहाँ पे इतना ही इम्पोर्टेंट है यही कारण। आपको मैंने बताया, जो बताया मैंने कारण उसे आप ध्यान में रखिए, या फिर मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल प्रभावी होता है, अपकेंद्रीय बल अधिक होता है। और अपकेंद्रीय बल के बारे में मैंने बताया है कि अपकेंद्रीय बल का मेन कार्य क्या है, चीज़ों को बाहर की ओर फेंकना, जल को बाहर की ओर ढकेलना। तो जब यहाँ पे ये अधिक होगा बल तो ज्वार अधिक उत्पन्न करने की क्षमता होगी। दूसरा कारण इसका कि भूमध्य रेखा चंद्रमा के सर्वाधिक नजदीक होता है, सर्वाधिक नजदीक होता है। ये दो कारण हैं इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के। ठीक है, इसको भी आप बना लीजिए। हो गया। तो ये तो हो गया 7 और 8वां प्रकार, इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल। देखिए ये उत्पत्ति के आधार पे है, आप किताबों में इतने प्रकार आपको नज़र नहीं आएंगे, 3-4 प्रकार ही 5 प्रकार में वो सारी चीज़ों को समेट देते हैं। लेकिन इसको यहाँ पे इतना डिस्क्राइब करने का मतलब सिर्फ इतना सा है, इसका अर्थ कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। और क्वेश्चंस तो हर एक पॉइंट से बने हैं और आगे भी लॉजिकली बनने के चांसेस हैं, और ये क्वेश्चंस कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। हर एक में एक आंसर छुपा है अपने आप में और एक क्वेश्चंस भी। तो इसे आप ध्यान से देखिए, ये मत सोचिए कि किताबों में तो 5 प्रकार ही दिया है या 6 प्रकार ही दिया है और मैं यहाँ 12 प्रकार पढ़ा रहा हूँ। तो ये 12 प्रकार इसलिए नहीं पढ़ाए जा रहे हैं कि किताबों का मैं विरोध कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि जो किताबों में इतना ज़्यादा कंजेस्टेड कर दिए हैं, 3-3 इन्फॉर्मेशन को एक ही हेडिंग में डाल दिए हैं और समझ में नहीं आ रहे हैं जल्दी, इन सब को अलग अलग कर दिया जाए तो आपको समझ में बहुत सही तरीके से आएगा और उसे आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य यहाँ पे ये जानना है कि हम एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करें, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, ना कि ये देखना कि हम किताबों को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम पे ध्यान दीजिए। अगला जो प्रकार है हमारा 9वां प्रकार है अपहेलियन। अपहेलियन का मतलब होगा अपसौर, और 10वां प्रकार होगा पेरिहेलियन। पेरिहेलियन का मतलब हो गया उपसौर। ठीक है, अब यहाँ दोनों में सौर शब्द जुड़ा हुआ है, तो सौर शब्द का अर्थ मैंने क्या बताया था कि ये सूर्य के संदर्भ में बात कर रहा होगा। ठीक है, हाँ, तो अपहेलियन का मतलब हुआ अपसौर, और अपसौर की स्थिति आपको पता है कब होती है। अपसौर का मतलब होगा कि जब पृथ्वी सूर्य से दूर हो तो उसे कहेंगे कि ये अपसौर की स्थिति है। कब?
जब पृथ्वी सूर्य से दूर हो, और ये कंडीशन होता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई, इस समय पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। पेरीहेलियन यानी उपसौर, उपसौर का मतलब हुआ कि जब पृथ्वी सूर्य से नज़दीक होती है, और ये कंडीशन कब आता है? 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को। अब यहाँ पृथ्वी सूर्य से कितना दूर होती है और कितना नज़दीक होती है, ये बात जानना ज़रूरी है। तो 4 जुलाई की स्थिति जो होती है, जब पृथ्वी दूर होती है सूर्य से, तो उस समय इनकी जो दूरी है वो 94.5 मील होती है, मिलियन मील होती है। ठीक है, इस समय इनकी जो दूरी है इतना मिलियन मील होती है। और जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो 91 समथिंग कुछ है, एक मिनट, हाँ 91.5 मिलियन मील। अब चूंकि सूर्य के कारण भी पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न होते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था कि एक बल सूर्य का भी कार्य करता है पृथ्वी पर ज्वार उत्पत्ति के लिए। ठीक है, तो यहाँ एक चित्र में देख लेते हैं। ये सन है, ये अर्थ है। अब चूंकि अर्थ जो है पृथ्वी सूर्य का ही चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हुए एक समय आएगा जब यहाँ पर होगी। अब ये कंडीशन कब होगा? सूर्य का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी, ये है अर्थ, और एक यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पृथ्वी सूर्य से नज़दीक है। सूर्य से नज़दीक है पृथ्वी, ये कंडीशन हो गया। और यहाँ पर सूर्य से दूर है पृथ्वी, यानी ये वाली स्थिति है। जब सूर्य से दूर है पृथ्वी तो कैसा ज्वार होगा? निम्न ज्वार होगा, निम्न ज्वार। और जब सूर्य से नज़दीक में रहेगी पृथ्वी तो थोड़ा सा उच्च ज्वार उत्पन्न हो जाएगा। तो यानी अपहेलियन और पेरीहेलियन की स्थिति भी ज्वार उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। कैसे ज्वार उत्पत्ति के लिए? निम्न ज्वार या फिर उच्च ज्वार, कैसा ज्वार होगा इसके लिए जिम्मेदार है ये भी। तो ओरिजिन के आधार पे एक दो प्रकार ये हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक एक अक्षर में जो मैंने लिखा है उसका मतलब सन है, अर्थ है। एम जो लिखा था मैंने वो उसे मून कहते हैं। ये भी आप बना लीजिए। ये तो हो गया अपहेलियन और पेरीहेलियन की बात। अब एक प्रकार है, कभी कभी एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, मिश्रित ज्वार की बात करता है। मिश्रित ज्वार या मिक्स्ड टाइड। ठीक है, ये क्या होता है? ये ज्वार का जो संयोग है, मिश्रित ज्वार हमेशा नहीं आता है। लगभग 1600 वर्षों में एक बार ऐसा संयोग बनता है कि जब मिश्रित ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है? इसमें 3 स्थितियां एक समान होती हैं। जब 3 स्थितियां एक साथ जुड़ जाती हैं तब ये ज्वार उत्पन्न होता है। जैसे पहली स्थिति क्या होनी चाहिए? सिजगी की। ठीक है, दूसरा
पेरिजी। तीसरा, अभी मैंने बताया अपहेलियन और पेरीहेलियन, यानी वो कंडीशन जब पृथ्वी और सूर्य आपस में एक दूसरे के नज़दीक होते हैं तब, यानी पेरीहेलियन की स्थिति। ठीक है, पेरीहेलियन। ये तीनों कंडीशन अपने आप में क्या बताते हैं? उच्च ज्वार की स्थिति है। तीनों कंडीशन में उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। सिजगी का मतलब हो गया कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो, एक सीधी रेखा में हूं। और मैंने बताया है सिजगी के दौरान जब तीन आकाशीय पिंड आपस में एक सीधी रेखा में हो जाएं तो वो सिजगी की स्थिति होती है। और ऐसी स्थिति दो तरीके से हो सकती है, या पूर्णिमा को या अमावस्या को, और दोनों कंडीशन में क्या होता है? उच्च ज्वार की उत्पत्ति होती है। दूसरा, इसका पेरिजी का मतलब हुआ कि पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के नज़दीक हों। जब पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के पास हों। अब बताइए कि जब पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के नज़दीक होंगे तब भी भयंकर ज्वार उत्पन्न होगा, उच्च ज्वार उत्पन्न होगा। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको। पेरीहेलियन का मतलब हो गया कि जब पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे के नज़दीक हों, एक दूसरे के पास हों, यानी पेरीहेलियन। पेरीहेलियन का मतलब हो गया उपसौर की स्थिति। अब अगर ये तीनों कंडीशन जब कभी एक साथ होगा, देखिए जब ये तीनों के तीनों कंडीशन एक साथ कहीं पे कभी ऐसा संयोग बने कि जब ये तीनों स्थितियां एक साथ उत्पन्न हो जाएं तब जो ज्वार उत्पन्न होगा उसे कहेंगे मिश्रित ज्वार। एक चित्र में इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो। दूसरा कह रहा है, ये एक पजल भी है रीजनिंग का, कह सकते हो। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के पास हों। ये अर्थ है और ये मून है। ठीक, पहला स्टेटमेंट मत भूलिएगा, ये कह रहा है कि तीनों एक सीधी रेखा में होने चाहिए। ये मून हो गया। अब ये एक दूसरे के बहुत पास है, नज़दीक में है, और नज़दीक की स्थिति क्या होगी? पेरिजी की स्थिति, पेरिजी हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? तीसरा, कि पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे के पास होने चाहिए, तो पृथ्वी और यहाँ पे सन हो गया, ये भी एक दूसरे के पास है। ये कैसी स्थिति हो गई? पेरीहेलियन। अब बताइए कि पृथ्वी सूर्य के नज़दीक है, चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक है, और जब सब इतने पास पास हैं, यानी अब सूर्य का कर्षण बल भी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा लग रहा है और चंद्रमा का कर्षण बल भी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा लग रहा है। और पृथ्वी का अब केंद्रीय बल तो है ही घर के अंदर विभीषण वाला कार्य करने वाला। तो अब जो ज्वार उत्पन्न होगा वो कैसा होगा? भयंकर ज्वार होगा, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। ये हर एक पॉइंट, कभी ये संयोग आपसे बनाने के लिए भी पजल दिया जा सकता है। कभी कभी इंटरव्यू में एग्जामिनर एक पेज पे दे देते हैं कि आप एक पजल ये सॉल्व करके बताइए क्या होगा, कैसे होगा। आप इसको समझे रहिए। ठीक है, एग्जाम में हर एक पॉइंट पे एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मिश्रित ज्वार में ये तीनों स्टेटमेंट में से कोई एक गायब कर दें, मान लीजिए इसको गायब कर दें या इसको, और फिर पूछा जाए कि मिश्रित ज्वार में कौन शामिल होगा या कौन शामिल नहीं होगा। अब इस एक को हटा के कोई दूसरा कंडीशन रख दे, एपोजी की जगह पेरिजी की जगह पे एपोजी रख दे, तो जब एपोजी रख देगा तो वो कंडीशन गलत हो जाएगा आंसर। और पूछ सकता है
कि मिश्रित ज्वार के समय निम्नलिखित में से कौन कौन सी स्थितियां एक साथ होनी चाहिए, और उसमें ये 3 स्थिति दे करके उसमें एक स्थिति को मिसिंग करके दूसरा शब्द लिख दे, और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। एक प्रकार है, इसको डबल टाइड भी बोलते हैं, डबल टाइड, या ये कब होगा डबल टाइड? ये इसका मतलब होगा कि जब किसी स्थान पे एक साथ 2 ज्वार उत्पन्न हो जाएं, एक खत्म नहीं हुआ दूसरा ज्वार आ गया, तो इसे कहेंगे डबल टाइड। यार लिख लीजिए, जब किसी स्थान पर एक साथ 2 ज्वार उत्पन्न हो, 2 ज्वार उत्पन्न हो। ऐसा कब होता है? ऐसा आमतौर पे होता क्या है कि जब कभी ये दरअसल ज्वार नहीं बल्कि कह सकते हैं आपकी लहरें हैं, वो ज्वारीय तरंगे हैं जो द्वितीयक तरंगे होती हैं। द्वितीयक तरंगों का मतलब हो गया कि जब कोई ज्वार उत्पन्न होता है, जब पानी ऊपर उठता है तो वो पानी नीचे भी गिरता है, और जब वो नीचे गिरेगा तो एक लहर का रूप ले लेगा। ऐसे जब लहर हो जाएगी तो जब तक वो लहर किसी तट से टकराएगी नहीं तब तक वो बढ़ती जाएगी आगे। तो कोई स्थान ऐसा भी हो सकता, अब चूंकि जो लहरें होंगी वो ऐसा तो है नहीं कि एक दिशा में बहेंगी, वो चारों दिशाओं में बढ़ेंगी आगे। भाई अगर इस पृथ्वी पर यहाँ से ज्वार उत्पन्न हुआ ऐसे, और फिर ये ज्वार गिरा, तो जब ये ज्वार गिरेगा तो उसकी दिशा क्या होगी? अब उसमें एक लहर उत्पन्न होगी, तो जब वो लहर उत्पन्न होगी तो चारों तरफ बढ़ेगी ऐसे ऐसे करके। अब यहाँ का ज्वार जो उत्पन्न हुआ था उसकी लहर चारों तरफ बढ़ ही रही है, द्वितीयक लहर, तब तक बगल में भी एक उच्च ज्वार बना हुआ है, वो भी गिरेगा, उसकी भी लहर बढ़ेगी। तो ये लहरें जो होती हैं, ज्वारीय लहरें, यही जा करके किसी पार्टिकुलर स्थान पे क्या करती हैं? एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। एक ज्वार हटने नहीं पाता है तबकि दूसरी ज्वारीय लहर वहाँ पहुँच जाती है। यही होता है डबल टाइड, यानी एक साथ 2 ज्वार का उत्पन्न होता। ऐसी एक जगह है, आपको बताएं, इंग्लैंड के पास एक पोर्टलैंड है, पोर्टलैंड के पास में ही है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, इंग्लैंड में पोर्टलैंड के पास, पोर्टलैंड के पास, यहाँ पर इस लहर को, इस डबल टाइड को गुल्डर कहते हैं। ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, ज्वार कभी भी ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में एक ज्वार उत्पन्न हो रहा है। ज्वार कंटिन्यू पृथ्वी पर बना है, क्योंकि चंद्रमा कंटिन्यू पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो वो ज्वार हमेशा उठा ही रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऐसे चलता है, वो ऐसे उठा हुआ ही आगे बढ़ता है। आपको एक छोटा सा नमूना दिखाते हैं। ये मान लीजिए, इसको मैं हटा दूं, फॉर एग्जाम्पल आप इसको देख लीजिए। जैसे ये अगर पृथ्वी का सागर है तो यहाँ पे ये ज्वार उठा हुआ है, आप ध्यान दें, ये ज्वार उठा क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर है, जल को खींच रखा है। अब ये ज्वार ऐसे गिरे, ऐसे चलेगा आगे, ऐसे, सॉरी, ऐसे चलेगा, इतना उठा हुआ चलेगा, और ये पूरी पृथ्वी पर कंटिन्यू चलता रहेगा। एक बार फिर देख लीजिए, ऐसे उठा है ज्वार, ये आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ज्वार कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन किसी एक बिंदु पे, किसी एक पॉइंट पे ज्वार 24 घंटे 50 मिनट बाद ही रिपीट होगा। ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट एक बार उठ के गिर गया, अब वो घूम करके जब पृथ्वी आएगी दोबारा तभी तो चंद्रमा के सामने पहुंचेगा। 24 घंटे 50 मिनट का समय लगेगा।
क्यों? क्योंकि चंद्रमा भी थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, पीछे नहीं आगे ही बढ़ेगा। तो ये आप लिख लीजिए। ये 12 प्रकार हैं जो उत्पत्ति के आधार पे ज्वार के प्रकार हैं। तो मैंने एक एक बताया है, इसमें बहुत सारा आपको लगता होगा कि रिपीट हो रहा है, जैसे पेरजी की स्थिति रिपीट हुई, लेकिन इन सबको अलग अलग आप पढ़ के रखिए, आसान है और याद रहेगा आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें ये जटिलताएं नहीं हैं। मैंने कोशिश किया है कि इन जटिलताओं को ख़त्म कर दिया जाए और आपके समझ में आए और एग्ज़ाम में ये तुरंत क्लिक कर जाए। अगर वो थोड़ा सा हेर फेर करे भी शब्दों में, आपको कोई समस्या ना आए। ये उत्पत्ति के आधार पे ज्वार के प्रकार थे। ऊंचाई के आधार पे भी देख लेते हैं। ऊंचाई के आधार पे ज्वार के प्रकार, हेडिंग बना लीजिए आप लोग। ठीक है, ऊंचाई के आधार पर ज्वार 3 प्रकार के होते हैं। तो एक जो पहला होता है माइक्रो ज्वार, मैक्रोटाइड यानी उच्च ज्वार। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 4 मीटर से अधिक ऊंचा ज्वार। ठीक, यानी वो ज्वार जो 4 मीटर से अधिक ऊंचा है उसे माइक्रोटाइड या उच्च ज्वार कहा जाएगा। दूसरा है मेसोटाइड यानी मध्यम ज्वार। ये 2 से 4 मीटर का होगा, 2 से 4 मीटर तक, 4 मीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, 2 से 4 मीटर। और तीसरा जो है वो है माइक्रो ज्वार, माइक्रोटाइड। माइक्रोटाइड यानी निम्न ज्वार। ये होगा 2 मीटर से कम ऊंचा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये थे ज्वार के प्रकार उत्पत्ति के आधार पे और ऊंचाई के आधार पे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना देखेंगे। अगली क्लास में कुछ सिद्धांत हैं जो ज्वार उत्पत्ति से संबंधित हैं, उन सिद्धांतों को देखेंगे। और ज्वार भाटा से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जो पिछले कई वर्षों में 4 से 10 क्वेश्चंस, खासकर सिविल सेवा में, उन प्रश्नों पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसके बाद में अगली क्लास में हम ज्वार भाटा को ख़त्म कर देंगे। यदि क्वेश्चन पे अगर डिस्कस ना करना होता, प्रश्नों को देखना ना होता, तो हम इसी क्लास में उन सिद्धांतों को बता के आपको समाप्त करते। लेकिन प्रश्नों को देखना भी ज़रूरी है कि क्या क्या प्रश्न आए हैं और किस तरह से प्रश्न आते हैं, उनको भी देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। टॉपिक ख़त्म होने के बाद में अगर प्रश्नों को देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाता है और आपका खुद का इंटरेस्ट भी उसमें बना रहता है। तो आज की क्लास यहीं